Hello everyone. Today I am going to talk about electrical vehicle in India. इंडिया में किस तरीके से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की ग्रोथ हो रही है और क्या नीड है, कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो ये इमेज आप लोगों को देखा है, ये इस पर आई थिंक बहुत से लोगों ने ट्रेवल किया होगा दिल्ली में, जो लोग रहते हैं या फिर जो आपके अभी हर एक बड़े जो स्मॉल इवन अर्बन एरियाज़ में, मैक्सिमम अर्बन एरियाज़ में तो यही चलते हैं. और ये आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल बेस्ड है, 3 व्हीलर है इलेक्ट्रिकल व्हीकल. इसके अलावा आजकल मार्केट में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो आने लगे हैं, टाटा वगैरह के भी आने लगे हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ आने लगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स. तो क्या इसमें दिक्कत है, क्यों लोग इसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, और इसका जो 3 व्हील्ड है इसको किस तरीके से जल्दी अडॉप्ट किया है अपने यहाँ पे सोसाइटी ने, इसमें भी क्या प्रॉब्लम्स है, गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, दिल्ली ने जो पॉलिसीज़ लेके आई उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो सारी की सारी चीज़ डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो पहले डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल कैसे फंक्शन करता है. करंटली जो फंक्शन करते हैं वो आपका आईसी इंजन होता है. आईसी इंजन कैसे वर्क करता है, इसमें आप जैसे पेट्रोल या डीजल डालते हो तो टैंक में जाता है. टैंक में जाने के बाद में वो पेट्रोल डीजल आपका आईसी इंजन में आता है वॉल्व के थ्रू. यहाँ पे इसका कंबस्टन होता है. कंबस्टन होने के बाद में ये जो आपका शाफ्ट है, शाफ्ट से घूमता है, रोटेट करता है. ये रोटेशन आपके शाफ्ट में व्हील से कनेक्ट होता है, व्हील रोटेट करता है, जिसकी वजह से हम फॉरवर्ड मूव करते हैं. ठीक है. जो कंबस्टन होता है, गैसेज जो होती है वो यहाँ से निकल जाती है बाहर आउटलेट में. ठीक है. तो ये आईसी इंजन जो नॉर्मली वर्क करता है वो है यहाँ पे जो वर्क करता है, जो अभी पेट्रोल डीजल इंजन में यूज़ होता है. ठीक है. इसको आईसी इंजन बोलते हैं, इंटरनल कंबस्टन इंजन बोलते हैं. ठीक है. इससे आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसके बेसिस पे आपका जो कार है या फिर जो व्हीकल है, जो भी आपका व्हीकल है, वो आगे मूव करता है. ठीक है. बट जो अगर अभी बात करते हैं कि जो करंट में जो आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, यहाँ पे जो हमने आईसी इंजन देखा उसकी जगह पे जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइस होती है वो बैटरीज होती है. बहुत सारी बैटरीज लगी होती हैं जो आपके एनर्जी प्रोड्यूस कराती हैं. इसी एनर्जी प्रोड्यूस में आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो आपके इलेक्ट्रिकल मोटर में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर में जाती है. कंट्रोलर में डीसी से डीसी कन्वर्टर होता है, और डीसी से डीसी कन्वर्टर जो आपके इलेक्ट्रिकल मोटर होता है जो डायरेक्टली व्हील से कनेक्ट होता है उससे कंट्रोल करती है. तो ये जो बैटरीज होती है, ये बैटरीज मोटर को चलाती हैं बाय डिफरेंट मेजर्स, और वो मोटर जो होता है वो डायरेक्टली व्हील से कनेक्ट होता है, व्हील को घुमाता है, जिसकी वजह से हम जाते हैं. तो यहाँ पे जो टैंक और कंबस्टन, जो टैंक का काम था वो यहाँ पे बैटरी ने ले लिया, और जो मोटर का काम था घुमाने का, जो शाफ्ट का घुमाने का काम था वो हमारे यहाँ पे मोटर ने ले लिया. ठीक है. तो इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं तो डिफरेंट होते हैं वहाँ पे. इसमें प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, क्या इश्यूज होते हैं, तो सबसे बड़ा इशूज आपको समझ में आ रहा होगा कि ये स्टोरेज, जो आपका बैटरीज है, इसको स्टोरेज की कितनी ज़्यादा स्टोर कर सकते हो, क्योंकि एक बैटरी काफ़ी कम कैपेसिटी होती है. ये बहुत ज़्यादा बैटरी का पैक चाहिए जो आपको लगा होना चाहिए, जो इसको प्रोवाइड कराएगा. तो ये एक सबसे पहला चैलेंज होता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में कि बैटरी कितनी एफिशिएंट है, कितनी कॉम्पैक्ट है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा करें. अगर एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल में देखें तो लगभग 40% जो आपका वेट होता है वो इन्हीं बैटरीज का होता है. तो अगर ये वेट जितना रिड्यूस करेंगे उतनी ही इफिशिएंट होगी, उतनी ही आपकी तेज चल पाएगी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, उतनी ही दूर तक चल पाएगी. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में. यहाँ पे भी देख सकते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आपका फंक्शन करता है एज कम्पेयर टू कंबस्टन इंजन में. ठीक है. तो ये आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इस तरीके से काम करते हैं. मेन उनका मोटर रहता है जिसपे वो फंक्शन करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहला चैलेंज जो है वही बैटरी का है कि जितनी ज़्यादा बैटरीज आपकी रहेंगी, जितनी कम जगह पे कम वेट की बैटरी यूज़ करेंगे, उतना ही आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल एफिशिएंट रहेगा और ज़्यादा दूर तक चल पाएगा. अभी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आते हैं उनकी स्पीड आपके 25 से 40 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होते, 40 से 50 किलोमीटर भी आते हैं. कुछ टेस्ला की जो कुछ आती है वो लगभग 80-90 किलोमीटर पर आवर्स तक पहुँच जाती है. ठीक है. बट वो बहुत ही कम स्पीड होती है, इनकी काफ़ी लिमिटेड होती है. दूसरा जो होता है इनका जो मैक्सिमम एक बार चार्जिंग होने के बाद में कितनी दूर तक जा सकते हो, ये भी एक चैलेंज होता है. अगर आप देखें तो टेस्ला की अभी रिसेंटली उन्होंने प्रपोज किया है कि लगभग 1000 किलोमीटर तक जो चलने वाली गाड़ी वो लोग बनाएंगे. बट करेंटली जो आती है वो आपकी 100, 200, 300 या मैक्सिमम 400 किलोमीटर चलने वाली गाड़ियाँ आती हैं, जो अभी प्रेजेंट मार्केट में अवेलेबल है, जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल है. ये दूसरा चैलेंज है. तीसरा चैलेंज जो है होता है करके चार्जिंग स्टेशंस का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है अपने इंडिया में. बहुत ही कम चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल है, तो उसका भी एक बड़ा चैलेंज है कि चार्जिंग स्टेशन नहीं है. और नेक्स्ट है कि चार्जिंग टाइम. अगर हम लोग देखें कि जो आपके जितने ज़्यादा बैटरीज होंगी, जितनी ज़्यादा कैपेसिटी वाली बैटरीज होंगी, अगर उसको चार्ज करने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि आप
पेट्रोल डीजल में क्या होता है, 5 मुश्किल से आपको 2-3 मिनट लगते हैं, आप पेट्रोल डीजल अपनी टंकी फुल करा लेते हो। बट अगर वही चीज़ आपको लगे कि 2 घंटे लगेंगे आपको चार्जिंग में, जाहिर सी बात है तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगी। तो चार्जिंग स्टेशन जो इसके होते हैं उसमें चार्जिंग टाइम काफ़ी टाइम लगता है। अभी तो आपका फास्ट चार्जिंग आ गया है, बट फास्ट चार्जिंग में भी आपको लगभग 40 से 45 मिनट लग जाते हैं फुल चार्जिंग करने में, जिसके बाद में आप 100 या 200 किलोमीटर ही चल पाओगे। ठीक है, तो ये एक मेजर चैलेंज है आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में। इसको हैंडल करने के लिए आपके गवर्नमेंट ने एक स्कीम लेके आई थी, फेम स्कीम। ठीक है, फेम स्कीम लेके आई थी, उसका फास्टर एडॉप्टेशन ऑफ मोटर व्हीकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को शॉर्ट फॉर्म है फेम स्कीम, वो लेके आई थी। तो उसमें आपका फास्टर एडॉप्टेशन लेके आई थी। इसमें आपके 3 मेन उनके मेजर्स थे जो उन्होंने बोला था कि किस तरीके से हम फेम इंडिया को फोकस करेंगे, फेम स्कीम को फोकस करेंगे। पहला था टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इन्हेंसमेंट करेंगे, जो हमने चैलेंजेस बताए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में उसको रिड्यूस करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। दूसरा उन्होंने बोला डिमांड क्रिएशन, डिमांड क्रिएशन के लिए उन्होंने बताया कि सब्सिडी प्रोवाइड कराएंगे जिसकी वजह से डिमांड का क्रिएशन होएगा। फिर भी उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट्स चलाए, बहुत जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स चलाए थे इसमें। और सबसे लास्ट में था चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना और ज़्यादा इन्हेंस करना। ये 4 मेजर फोकस एरिया थे फेम स्कीम फर्स्ट में। फेम स्कीम फेज सेकंड गवर्नमेंट ने 2019 में चालू किया। उसमें उन्होंने बोला कि आगे 3 साल तक 2019 से 2022 तक वो लगभग 10,000 करोड़ का बजटरी सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे इस स्कीम के लिए। उन्होंने ये भी सोचा कि 7,000 ई बसेस, 5 लाख E3 व्हीकल्स जो व्हीलर्स हमने अभी देखा, 55,000 E4 व्हीकल्स पैसेंजर कार्स, 10 लाख E2 व्हीकल्स को क्रिएट करेंगे और चार्जिंग को इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे सब्सिडी के थ्रू। और इसके अलावा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। इवन इन्होंने इस स्कीम में देखा था कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी इंक्लूड करेंगे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने नई इलेक्ट्रिकल बसेस जो गोवा, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, महाराष्ट्र में चलाने के लिए, गुजरात में चलाने के लिए सैंक्शन किया था। इसके अलावा चार्जिंग स्टेशन को भी सैंक्शन किया था। ठीक है, बट ये स्कीम्स फेल हुई है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज इस आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं। ये स्कीम फेल हुई है, इसके पीछे रीज़न क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे, और फेल क्यों हुई है उसको भी डिस्कस करेंगे। जैसे इसका बजटरी एलोकेशन 3 साल का आपका लगभग 10,000 करोड़ था, बट अभी तक इसमें हार्डली 6% बजट इसको खत्म हुआ है। ठीक है, 6% बजट इसका खत्म हुआ है। लगभग 600 से 800 करोड़ तक ही आपका बजट इसमें हुआ है। तो डेफिनेटली उसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या है, जो क्राइटेरिया उन्होंने डिस्कस किए हैं, जो उन्होंने अभी 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स के लिए जो उन्होंने क्राइटेरिया डिस्कस किया है जिसमें सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी, वो थोड़े स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस है, स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया है, जिसकी वजह से मोर देन 80% जो व्हीकल्स जिनको फर्स्ट फेज में सब्सिडी मिली थी उनको सब्सिडी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, जैसे उन्होंने बोला कि जो मिनिमम स्पीड होनी चाहिए व्हीकल्स की 40 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, बट इंडिया में अपने जो 3 व्हीलर्स चलते हैं उनकी जो मिनिमम या स्पीड होती है वो 25 किलोमीटर पर आवर की होती है। ठीक है, इससे ज़्यादा, इससे एवरेज इनफैक्ट इतना ही होता है, 25 से 30 के बीच में एवरेज रहती है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो 3 व्हीलर्स थे, मैक्सिमम 3 व्हीलर्स जो होते हैं वो आउट ऑफ कंटेक्ट हो गए, आउट ऑफ सब्सिडी हो गए, जिसकी वजह से उनको सब्सिडी नहीं मिल पा रही। इसकी वजह से ये स्कीम उतनी ज़्यादा स्पीड अप नहीं हो पा रही। इवन सेल ऑफ द 3 व्हीलर्स एंड 2 व्हीलर्स आफ्टर फेम फेज 2 की वजह बाद में कम हो गई थी। ठीक है, रिसेंटली रिवाइव हो रही है, बट ये उसके बाद में कम हो गई थी। ठीक है, इवन अगर इंडिया में देखें टोटली 1.6% जो व्हीकल्स है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, तो ये बहुत ही कम रेशियो है। इन्होंने बहुत ही कम रेशियो, इसको रिवाइव करने के लिए और आगे ज़रूरत है, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल से कितना ज़्यादा आपके जो नॉर्मल व्हीकल्स होते हैं उससे ज़्यादा कितना ज़्यादा पोल्यूशन होता है। उस पोल्यूशन को रोकने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जाना जरूरी है। ठीक है, दिल्ली ने एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लेके आई थी। उन्होंने यहाँ पे बताया कि दिल्ली की जो पॉलिसी है वो किस तरीके से बेनिफिट कर रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को परचेज, बाइंग और सेलिंग में। ठीक है, अभी जो देखा इंडिया के एवरेज तो 1.6% है, बट दिल्ली में अगर एवरेज की बात करते हैं तो दिल्ली में 9% अभी जितने भी व्हीकल्स हैं वो आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं। तो ये काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है, ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंक्रीज़ होना बहुत दिखाता है कि सेल्स हमारी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में इंक्रीज़ हो रही है। वो क्यों इंक्रीज़ हो रही है, इसके कुछ रीजन्स उन्होंने बताए कि जो मेन रीजन्स है। सबसे पहला रीज़न ये है कि गवर्नमेंट जो सेकेंड फेज से सब्सिडी दे रही है उसको और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करके दिल्ली गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट वाज द फर्स्ट स्टेट जिन्होंने फुली एग्जिम किया हुआ रोड टैक्सेस को, रजिस्ट्रेशन फीस को सभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए। उन्होंने ये यूनिवर्सल बनाया हुआ है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि उन्होंने यूनिवर्सल बनाया, ऐसा कुछ फिक्स नहीं किया है कि ये मिनिमम क्राइटेरिया होने के बेसिस पे ही आपको सब्सिडी मिलेगी। उन्होंने यूनिवर्सल दिया, हर एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के प्रोवाइड कराए, कोई भी उसमें स्टार्टिंग में कोई कंडीशंस नहीं रखी है।
इवन जैसे यूपी में भी उन्होंने जो बताया कि यूपी में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की परचेज में उन्हीं को इंसेंटिव्स मिलेगा जिसके पास सिंगल गर्ल चाइल्ड रहेगा। तो ये एक ऐसा कोई क्राइटेरिया उन्होंने नहीं रखा है, दिल्ली में यूनिवर्सल रखा है, जिसकी वजह से इसकी एक्सेप्टेंस अच्छी हो रही है। इसके अलावा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम रखा हुआ है, उसमें भी उन्होंने रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम रखा हुआ है, रियल टाइम डैशबोर्ड रखा है जिसमें आप चेक कर सकते हो कि आपका जो केस है या आपके जो भी आपने ये सब्सिडी के लिए प्रोविज़न दिए हैं वो प्रोविजंस कहाँ तक फुलफिल हुए हैं, कब तक आपका वो सब्सिडी हो जाएगी। इवन 7 डेज़ का उन्होंने एवरेज रखा हुआ है कि 7 डेज़ में सब्सिडी टाइम बाउंड मैनर में प्रोवाइड की जाती है, जिसकी वजह से लोग इसको काफ़ी अवेल कर रहे हैं और काफ़ी इसका बेनिफिट ले पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक पहला जो दिल्ली में जो पॉलिसी इंप्लीमेंट करी इसका पहला पॉइंट है जिसकी वजह से दिल्ली में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की सेल इंक्रीज़ हो रही है। सेकेंड, उन्होंने बोला है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की अनअवेलेबिलिटी को भी दूर करने के लिए गवर्नमेंट एक्शंस ले रही है कि हर 3 किलोमीटर पे चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए, पब्लिक चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए। इसके लिए 201 चार्जिंग स्टेशन इस्टेब्लिश कर जा चुके हैं, 380 चार्जिंग पॉइंट इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं, आगे लगभग 600 चार्जिंग पॉइंट ऐड करने की और भी प्लानिंग हो रही है। तो जितना ज़्यादा आपका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा उतनी ज़्यादा इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। थर्ड, उन्होंने बताया कि जो पब्लिक अवेयरनेस थी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स से उसके बेनिफिट को लेकर वो भी काफ़ी कम थी, और इसको हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक्शन लिया कि एक स्विच दिल्ली कैंपेन चलाया था। उसमें उन्होंने सीएम जी ने वहाँ पे एक्शंस लिए थे और लोगों को अवेयर कराया था कि किस तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल में स्विच करेंगे तो उससे काफ़ी बेनिफिट होएगा। ठीक है, इसके लिए उन्होंने सब जगह पे टारगेटेड आउटरीच की, यूथ, कॉर्पोरेट, सभी जगह पे, और इसमें प्रिंट मीडिया, टीवी, ये सब का यूज़ करके एक्सपीरियंस को और इनके एक्सपीरियंस को यूज़ करके अवेयरनेस फैलाई थी। ठीक है, ये 3 वेज में जहाँ पे उन्होंने पहला इंक्रीज द सब्सिडी, इंक्रीज द इंसेंटिव, पहला स्ट्रेटजी अपनाई थी। सेकेंड है कि आपके जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया। थर्ड जो उन्होंने बताया कि अवेयरनेस इंक्रीज करना है। इसके बाद में मैं बोलूँगा कि आपको टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करना है जिसकी वजह से जो आपके बैटरीज हैं वो काफ़ी कॉम्पैक्ट और अच्छी हों। इसके लिए गवर्नमेंट ने PLI स्कीम चलाई है, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चलाई है। डिफरेंट चार्जिंग बैटरीज, चार्जेबल बैटरीज को इन्हेंस करने के लिए, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए। इसके अलावा आपके कंपनीज़ को भी इंसेंटिव प्रोवाइड कराना चाहिए और इंक्रीज़ करने के लिए, डिमांड क्रिएट करने के लिए। जैसे उन्होंने 2019-20 बजट में ये प्रपोज किया था कि आपका जो भी अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदता है तो अगर लोन के थ्रू लेता है तो उसको 1.5 लाख का इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगा। तो ये काफ़ी डिडक्शन रहेगा, तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है जिसकी वजह से लोग को डिमांड इंक्रीज़ होगी इसकी और बेनिफिट होगा। इवन गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि उनके जितने भी पब्लिक व्हीकल्स हैं, बसेस वगैरह, कार वगैरह जो भी यूज़ होती है वो सारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कन्वर्ट करके वो काफ़ी बेनिफिट कर सकते हैं। गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होएगा, पब्लिक भी इस तरीके से इंसेंटिवाइज होएगी और बेनिफिट करेगी। और साथ में हमें किस तरीके से नया इनोवेशन ला के जो कास्ट है, कास्ट को डिक्रीज़ करना। अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो सबसे बड़ा चैलेंज वही है, कास्ट वाला। अभी लगभग 2 से 3 लाख का फ़र्क होता है एक कार में। अगर हम लोग एक नॉर्मल एवरेज कार की बात करें, अगर वो 8 लाख की पेट्रोल या डीजल कार है, वही अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल उसी रेंज में लेंगे, उसी कैपेसिटी की लेंगे, लगभग वो 10 से 11 लाख की पड़ेगी। इसकी वजह से लोग उसको खरीदने में हिचकिचाते हैं और उसको सोचते हैं कि 2-3 लाख का जो एक्स्ट्रा पड़ रहा है उससे तो पेट्रोल डीजल करके हम 3-4 साल आराम से निकाल लेंगे। इसकी वजह से लोग हेजिटेट कर रहे हैं। तो इसको करने के लिए हमें ज़रूरत है कि गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोवाइड कराए, टेक्नोलॉजिकल इन्हेंसमेंट हो जिसकी इसकी कॉस्ट और रिड्यूस हो। ठीक है, इन दिस वे आपके जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की इंक्रीज़ कर सकते हैं हम लोग फ्लीट अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में और बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।